हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआर क्लासेस। आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो लेक्चर 2 है क्लास 9 के फिजिक्स का एक चैप्टर जो कि वीडियो लेक्चर 1 में आपने देखा, दैट इज साउंड। तो चलिए साउंड के बारे में इस वीडियो लेक्चर में कुछ और भी बातें जानें। वेव के बारे में तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हैं। अब वेव से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स को देख लिया जाए। जैसे कि कीवर्ड्स आपका है रिलेटेड टू वेव। अब यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी, एक एक करके जानेंगे। डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ फिगर के माध्यम से हम लोग समझे। मैंने यहाँ दिखाया था आप लोगों को, यहाँ पर दिखाया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो या तो वेव के माने क्या बोला जाए, वेव का जो डायरेक्शन होता है ना, वेव के डायरेक्शन में पार्टिकल्स चलते हैं, है ना। पार्टिकल्स जो मूव करेंगे या तो वेव के डायरेक्शन में चलते हैं जैसे कि साउंड, या फिर वहाँ क्या होगा, वेव के परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रेशर हो गया, ये प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर, और ये आपका लेंथ बता रहा है, ये लेंथ माने वेव जो जा रहा है उसकी लेंथ बता रही है। अब यहाँ पर यदि पार्टिकल्स हमारा ऊपर नीचे, ये तो हो गया डायरेक्शन किसका, वेव का। पार्टिकल्स यदि ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो किस तरह करेगा, इस प्रकार करेगा, ठीक है। और मैंने बताया था जो ऊपर जा रहा है जो मैक्सिमम पॉइंट तक, उसको क्रेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, और नीचे वाले को ट्रॉप, नीचे वाले को ट्रॉप बताया था। चलिए दूसरा हमने देखा था कि कुछ इस तरह का पार्टिकल्स जहां पर अधिक संख्या में हो, क्राउडेड हो, इसको हमने कॉम्प्रेशन कहा था। इसके आगे फिर हमारा जो पार्टिकल्स यहां से निकल कर यहां जाने लगा, जो कि अधिक संख्या में नहीं है, क्राउडेड नहीं है, फिर यहाँ पर पार्टिकल्स, यहाँ समझेंगे इस चीज को। ये साउंड वाला था, ठीक है। तो यहाँ कॉम्प्रेसर और ये रेयरफिक्शन, कॉम्प्रेशन और रेयरफिक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर हम लोग वेवलेंथ को देखेंगे, ठीक है। इस डायग्राम के माध्यम से वेवलेंथ को समझेंगे। चलिए वेवलेंथ किसको कहा गया, तो ये क्रेस्ट देख रहे हैं, ये क्रेस्ट से लेकर इस क्रेस्ट, माने जो कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कंजिक्यूटिव नंबर आप लोग पढ़े हैं ना मैथ में, लगातार आने वाली, तो लगातार क्रेस्ट, जैसे कि इस क्रेस्ट के बाद इस क्रेस्ट, इसको ही हम लोग कहेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ ऐसा नहीं कि इस क्रेस्ट से आप लास्ट वाले में चल जाए, पहले वाले क्रेस्ट के बाद दूसरे वाले क्रेस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंजिक्यूटिव ट्राउट, इसके बीच के जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग वेवलेंथ कहेंगे, और इसको लेम्डा, ठीक है, ये लेम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहां भी हमारा उसी तरह होगा। अगर टू कंटिन्यूअस कॉम्प्रेशंस या टू कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन, एक कॉम्प्रेशन के बाद दूसरा जो कॉम्प्रेशन आ रहा है, या फिर एक रेयरफिक्शन के बाद दूसरा रेयरफिक्शन आ रहा है, तो इसके जो डिस्टेंस हुआ, मतलब कॉम्प्रेशंस टू कॉम्प्रेशंस, यहां से लेकर यहां एक हुआ है ना, और दूसरा रेयरफिक्शन से रेयरफिक्शन, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ समझ में आ गई। यहाँ पर पार्टिकल अप डाउन मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर पार्टिकल जो है क्या हो रहा है, तो बैक एंड फ्रंट, है ना, टू और फ्रो भी आप बोल सकते हैं, तो बैक या फोर्थ या टू एंड फ्रो, यहाँ पर अप एंड डाउन हो रहा है। तो दोनों में याद रखेंगे, वेवलेंथ अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रॉ इज कॉल्ड वेवलेंथ. Wavelength is denoted by lambda,
एंड ऐसा यूनिट, इसको मेजरमेंट कर रहे हैं, चूंकि डिस्टेंस को माप रहे हैं तो मीटर ही होगा। ठीक है, चलिए यहां पर लिख लिया जाए। यहां पर देखिए लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो, या फिर टू कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशंस या रियर फ्रिक्शन के बीच के लेंथ को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। ये डिनोटेड बाई लेम्डा, याद रहेगा लेम्डा। और ऐसा यूनिट जो है इसका, या ऐसा यूनिट चूंकि लेंथ माप रहे हैं तो मीटर होगा। क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, या तो वेव के डायरेक्शन में मूव करेंगे या फिर वेव के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है कि मैक्सिमम मूवमेंट कितना हुआ, ये पार्टिकल्स यदि यहाँ से इस जगह चला गया है ना, ये पार्टिकल जैसे यहाँ से बोला जा रहा है या स्पीकर होने, तो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेस होगा यहाँ, है ना। डिस्प्लेस होके तो फिर ये मीन पोजीशन पर आ जाएगा। मीन माने जहाँ था, ये इसका मीन पोजीशन हो गया और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। अब फिर पार्टिकल्स जो है वो तो ज़रूरी नहीं ना कि आगे की ओर ही वो मूव कर रहा है, पार्टिकल्स इधर भी मूव कर सकता है। तो इधर ये मूव किया, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया और फिर ये अपने जगह पर आ गया। हमने कहा था कि यहाँ पर पार्टिकल्स की मूवमेंट परमानेंटली नहीं होती है, मतलब वो टेम्प्रोरी होती है, वो अपने जगह से जाती है, अगले पार्टिकल्स को मूव करा देती है, वाइब्रेट करा देती है, फिर अपने जगह पर आ जाती है। तो यहाँ मीन पोजीशन से, इस वाले मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक जो गया, मतलब यहाँ पर देखिए ये इसका मीन पोजीशन है और यहाँ तक ये पार्टिकल जंप किया, यहाँ तक जंप किया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। नीचे भी देख लीजिए, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये इतना नीचे गया, ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, ट्रॉ जो है एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। समझ में आ गई। तो पार्टिकल्स जो है अपने मीन पोजीशन से कितना दूर तक उछला, कितना दूर तक जंप किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पॉइंट, इट इज नोन एज, क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ पर क्या क्या डिपेंड करता है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना साउंड की क्वालिटी के बारे में तब देखेंगे। चलिए देखिए क्या लिखा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम क्रेस्ट और ट्रॉप, या तो मीन पोजीशन से क्रेस्ट की ओर जितना डिस्प्लेस कर रहा है या मीन पोजीशन से ट्रॉप की ओर जितना डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स क्या हुआ, ये पार्टिकल्स यहाँ तक आ गया, यहाँ से हटा तो यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक चला गया, तो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो उसको डिस्टेंस कवर करना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई पार्टिकल्स का, सीधी सी बात है ना कि पार्टिकल्स जितना ऊपर तक जंप किया या जितना नीचे तक कूदा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। बाय एम्पलीट्यूड इसमें भी तो आपकी लेंथ हो, हाइट हो, मेजर की जा रही है ना। तो मेजर की जा रही है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, ऐसा यूनिट इसका क्या होना चाहिए, इसका भी मीटर होगा। ठीक है, वेवलेंथ का भी मीटर था और इसका भी आपका मीटर ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हमारा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबार, बार बार होना, है ना। तो बार बार क्या होना, यहाँ पर हम लोग क्या होने को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं, मूवमेंट पढ़ रहे हैं, है ना, कि पार्टिकल्स मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, बार बार कर रहा है। साउंड ऐसे थोड़ी है एक बार वाइब्रेशन हुआ, है ना, कोई पार्टिकल्स में जो है वाइब्रेशन होते रहता, फिर धीरे धीरे अपने जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, एक सेकंड में पर यूनिट टाइम मतलब टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो पर यूनिट टाइम में वो कितना बार वाइब्रेट कर रहा है या कितना बार उसने ऑसिलेशन किया, एक सेकंड में उसने कितना बार ऑसिलेशन किया। मतलब क्या है, अगर हमने एक पेंडुलम लिया, ठीक है, पेंडुलम लिया, अब ये पेंडुलम इधर मूव कर रहा है, यहाँ पर ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया,
फिर ये पेंडुलम वापस मीन पोजीशन पर आया, फिर इस पॉइंट पर चला गया एक्सट्रीम पॉइंट, और फिर यहाँ पर आया। तो इसको कहते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। यानी झूला एक बार उधर चला गया, मीन पोजीशन से उधर चला गया, फिर झूला मीन पोजीशन पर आया और फिर इधर चला आया और फिर आकर रुक गया। मतलब मीन पोजीशन से लेफ्ट की ओर चला गया, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर राइट की ओर चला गया, फिर राइट से मीन पोजीशन पर आया। तो इसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन कहेंगे, ठीक है। अगर ये मीन पोजीशन से जाता है क्रेस्ट पर और फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जंप करता है, फिर यहाँ आता है, तो इसको कहेंगे वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन। तो ये एक सेकंड में कितना बार किया, मान लीजिए ये एक सेकंड में 1 2 3 4, तो यानी 4 बार किया। एक सेकंड में ये जो पेंडुलम है वो 4 ऑसिलेशन को पूरा करता है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड या यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम में डिनोटेड बाय न्यू लिख देंगे, है ना, न्यू, ठीक है। या फिर एफ ही लिखिए आप, या फिर एन ही लिखिए, है ना, लिख सकते हैं आप डिनोट करने के लिए इसको। तो न्यू से डिनोट करेंगे। चलिए, ऐसा यूनिट क्या हो गया भाई इसका, इसको किस में मेजरमेंट करेंगे? तो ऐसा यूनिट इसका होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, शॉर्ट फॉर्म HZ लिखेंगे। क्लियर हो गई हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ हो गया द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रॉप, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशंस या 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन। उसके डिस्टेंस को क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे वेवलेंथ। ऐसा यूनिट क्या है? तो मीटर है। लेंथ को मीटर में मापेंगे, डिनोटेड बाय लैम्डा। फिर हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या था? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम माने क्रेस्ट तक जाना, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। उसको भी लेंथ नाप रहे हैं तो ऐसा यूनिट मीटर होगा। फिर हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन और नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना बार पार्टिकल वाइब्रेट किया या एक सेकंड में ऑसिलेशन कितना कंप्लीट हुआ, उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे, डिनोटेड बाय न्यू, या फिर ऐसा यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज। चलिए, 3 पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब रही टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का सीधा और सीधा संबंध होता है फ्रीक्वेंसी से। इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी में क्या पढ़ा कि एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट किया, एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट किया, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया। टाइम पीरियड जस्ट उल्टा बोलिए कि एक वाइब्रेशन में कितना समय लगा, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कितना समय लगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना समय लगा। मैंने टाइम पूछ रहा, टाइम कितना लगा किस में? एक वाइब्रेशन होने में। और वो फ्रीक्वेंसी में क्या बोल रहा था? एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट किया, एक सेकंड में 10 बार वाइब्रेट किया, है ना, एक सेकंड में 20 बार वाइब्रेट किया। और यहाँ बोल रहा है कि एक वाइब्रेशन में कितना समय लगा। भाई अगर एक सेकंड में, अगर मान लीजिए 10 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट किया तो एक सेकंड में कितना किया? एक बार वाइब्रेट किया। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा या एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। मतलब वो पार्टिकल्स यदि यहाँ से रेयरफेक्शन है ना, यहाँ क्रेस्ट से रेयरफेक्शन, फिर रेयरफेक्शन से आपका क्रेस्ट, तो ये कंप्लीट हो गया ना। तो एक वाइब्रेशन करने में यहाँ से गया, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर यहाँ गया, फिर मीन पोजीशन पर आया। तो इसको हम लोग कहेंगे कि भाई कितना टाइम लगा, तो बोलेंगे 2 सेकेंड। तो वही तो हो गया टाइम पीरियड। तो क्या लिखा है देखिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन और टाइम टेकन टू क्रॉस 1 वेव फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ से वेव क्रॉस कर रहा है, यहाँ से वेव क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो अब कितना वेव क्रॉस किया, मैंने एक सेकेंड में इस पॉइंट को कितना वेव क्रॉस किया, तो फटाफट निकल गया 1 2 3 4 वेव क्रॉस किया एक सेकेंड में 4 वेव। तो मतलब क्या है कि एक वेव को किसी
पॉइंट से क्रॉस करने में कितना समय लगा। 1 सेकंड में यदि 10 चला गया है ना, तो 1 को क्रॉस करने में कितना समय लगा, दैट इज टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड डिनोटेड बाई कैपिटल टी, और एसआई यूनिट इसका जो हो जाएगा, एसआई यूनिट वो टाइम पूछ रहा है यानी सेकेंड हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 1/f। इसी का उल्टा ना था, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट ना था, इनवर्स ना था, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला बन गया हम लोग का। यानी फ्रीक्वेंसी अगर निकालना हो तो 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड निकालना हो तो 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। वेव वेलोसिटी क्या है, तो याद कीजिए, पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम, नहीं, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड था, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेवलेंथ या वेव वेलोसिटी होगा। चलिए यहां पर कह रहा है डिस्टेंस का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कवर्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में मान 1 सेकेंड में कितना गया, हम लोग निकालते हैं ना भाई, कि मान लीजिए 10 मिनट्स में हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 10 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही लिखना है, डिस्टेंस नहीं, क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। स्केलर और वेक्टर पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। तो डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि यानी 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया। अभी तो बता रहा था कि 1 सेकेंड में कितना फ्रीक्वेंसी, कितना वाइब्रेशन हुआ। अब बोल रहा है कि 1 सेकेंड में यदि पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ गया, ठीक है, तो इसको लग गया 4 सेकेंड, और कितना कवर किया, 4 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 मीटर। समझ में आ गया कि पर यूनिट टाइम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया, अपने मीन पोजीशन से कितना दूर गया, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी, और डिनोटेड बाय जो आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में वही है, डिनोटेड बाय क्या होगा, v। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। यानी इसका ऐसा यूनिट भी वही होगा, मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई टॉपिक्स। चलिए यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखा जाए। इस स्लाइड में आप लोग देखेंगे कुछ माने कैरेक्टर, साउंड के अलग अलग कैरेक्टर। लेकिन इसके पहले हमने अभी कहा कि अगर हम लोग इसका कोई फॉर्मूला क्रिएट कर लें तो किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी है आपका, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, इन तीनों में क्या संबंध है। तो पहले एक फॉर्मूला को देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, वेलोसिटी होता है सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, माने पर यूनिट कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। अब वेलोसिटी को हमने v लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट को हमने d लिख दिया, टाइम को हमने t लिख दिया। अब इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि d इंटू 1/t लिख सकते हैं ना, d के नीचे t है ना बाई में, तो d इंटू 1/t। अब ये d को तो लिख दिया, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी d को हमने यदि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो क्या हुआ, पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, वो आपका लेम्डा हुआ, वेवलेंथ हुआ। फ्रीक्वेंसी क्या हुई, तो फ्रीक्वेंसी आपका न्यू से हम लोग डिनोट करेंगे, और ये आपका वेलोसिटी, यानी फॉर्मूला हमारा बना वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी बेस पर है आने वाले कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग अपने जो टॉपिक है स्लाइड का
उस स्लाइड पर आ जाते हैं कि क्या है टॉपिक। टॉपिक है, अब तक हमने वेव से रिलेटेड जो है टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा, कीवर्ड्स को पढ़ा। अब यहाँ पर जो है आपका साउंड्स का कैरेक्टर बता रहा है, जिसमें कि पिच है, लाउडनेस है, क्वालिटी और टिम्बर समझना है बढ़िया से। पिच, ठीक है, पिच क्या है सबसे पहले यहाँ देखा जाए। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है प्रेशर हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हमने दिखाया था यहाँ पर, ध्यान देंगे पहला पॉइंट, पहला में हम लोग देख रहे हैं इस तरह कुछ आराम से जा रहा है, आराम से जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिएगा इसी पॉइंट का दूसरा है ना, ये मीन पोजीशन से गया। अब इसी का हम लोग दूसरा देखते हैं, कुछ ऐसे ऐसे हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे हो जाए तो मज़ा आता है। देखिए तो दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया क्या किया गया। देखिए जब हम लोग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। आप देखोगे कि अगर यहाँ से यहाँ जो वाइब्रेट जितना हुआ, इसमें टोटल हमको कितना लगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में 1 2 3 4 वाइब्रेशन, 4 सेकेंड में 4 बार वाइब्रेट हुआ। और यहाँ पर देखा जाए वही 4 सेकेंड ही है, यहाँ पर भी 4 सेकेंड ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार पार्टिकल वाइब्रेट कर गया, ठीक है। यहाँ पर 4 सेकेंड में 4 ही बार वाइब्रेट किया, यहाँ 11 बार वाइब्रेट किया। मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन यहाँ अधिक है और यहाँ वाइब्रेशन कम है। तो वाइब्रेशन अधिक और कम, ठीक है, वाइब्रेशन अधिक और कम, यहीं पर तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर पिच। अब पिच से होता क्या है, वाइब्रेशन से होता क्या है, लाउडनेस होती क्या है। ये अगर मैं बोलूं कि ये जो है जनरली आपका वुमेन में है ना, वुमेन में, और ये जो है मेन में, ये जो है मेन में होता है। मतलब मैन में जो हम लोग अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो साउंड वॉइस आप लोग सुन रहे हो, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम हो रहा है। और वुमेन में क्या है नंबर ऑफ वाइब्रेशन अधिक है। अब इसके कारण जो है यहाँ पर जो साउंड होगा वो फ्लैट होगा, माने हेवी साउंड बोल सकते हैं, भारीपन आवाज़ में। और वुमेन में क्या हो जाएगा, श्रिलनेस, है ना, क्या हो जाएगा, श्रिलनेस पाया जाएगा। वुमेन्स की आवाज़ जैसे मैम बोल रही है ना, मैं बोल रहा हूँ कि आपका क्लास 9th का चैप्टर साउंड है, मैम कैसे बोलेगी, मैम कैसे बोलेगी, तो अपनी आवाज़ से बोलेगी ना। जैसे हम लोग साउंड बोल रहे हैं तो मैम क्या बोलेगी, साउंड बोलेगी, ठीक है। आवाज़ क्या हुआ, श्रिलनेस आ गया, पतलापन आ गया। तो ये पतलापन क्यों आया भाई, नंबर ऑफ वाइब्रेशन के कारण, नंबर ऑफ वाइब्रेशन के कारण। समझ में आ गया। अगर कम वाइब्रेशन हो रहा है तो समझिए वहाँ आवाज़ भारीपन होगा, मोटापन होगा, जो कि पुरुषों में होता है। अधिक वाइब्रेशन हो रहा है मतलब महिलाओं की आवाज़ होगी, श्रिलनेस होगी, पतला आवाज़ होगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए ये हम लोगों को पिच, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। यानी पिच अगर हम लोग लिखेंगे, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है, हाइयर फ्रीक्वेंसी, हाइयर फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा, हाइयर पिच, हाइयर पिच। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी तो लोअर पिच। समझ में आ गई, क्लियर हो गया पिच के बारे में। तो पढ़ा जाए, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी को मापता है, मापा ना अभी 4 सेकंड में 4 बार, यहाँ 4 सेकंड में 11 बार। तो मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा।
समझ में आ गया। तो इसी तरह आपको फिगर के माध्यम से दिखाना भी है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, क्लियर हो गई ये चीज, लाउडनेस। अब भाई लाउडनेस क्या होती है। अब पुरुष में लाउड आवाज, भारी आवाज में माने अधिक, जैसे लाउड स्पीकर आप लगा रहे हो, घर में हम लोग बातें कर रहे हैं तो वहाँ तो लाउड स्पीकर नहीं लगाओगे ना, साउंड बॉक्स तो नहीं लगाओगे, क्योंकि घर में बातें कर रहे हैं, 2-4 मेंबर है, आसानी से सुन सकते हैं। पूरे मोहल्ले वाले को सुनाना है, गांव को सुनाना है, बस्ती को सुनाना है, तो लाउड स्पीकर हम लोग यूज़ करेंगे। लाउड स्पीकर का काम क्या है, आपके आवाज़ को, आपके द्वारा बोले गए वॉइस को लाउड कर देना। जैसे इधर आओ, किसी को कॉल बुलाना होता है तो लाउड करके बोलते हैं ना हम लोग, आवाज़ लाउड करके बोलते हैं। किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ आवाज़ लाउड कर देना होता है। और एक सॉफ्ट आवाज़ में धीमे धीमे बोलना है, एक सॉफ्ट आवाज़ धीमे धीमे बोलना है। ठीक है, चलिए देखा जाए इसका भी। अब लाउडनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर समझ लिया जाए, एक हम डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह। यहाँ आपका ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया प्रेशर, और एक ऐसे करके देखेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ऊपर तक जा रहा है। तो बहुत ऊपर तक जा रहा है मतलब ये डिस्प्लेसमेंट तो एम्पलीट्यूड था ना, ये इसका संबंध लाउडनेस का किसका हो गया, एम्पलीट्यूड से, कि एम्पलीट्यूड जितना ऊपर जाएगा, मानी ये पार्टिकल जितना ऊपर जंप मारेगा, जितना ऊपर कूदेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब लाउडनेस बढ़ना। जैसे ही आप साउंड को बढ़ाएंगे आवाज़ ज़्यादा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा ऊंचा आएगा आवाज़, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ठीक है, और अगर हम लोग क्या करेंगे, इसी को छोटा में दिखाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो एम्पलीट्यूड जो है वो कम है, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है यहाँ तक चला गया। इसमें एम्पलीट्यूड अधिक है, पार्टिकल्स बहुत ऊपर तक कूदा मारा, और यहाँ पर जो है कम ऊंचाई तक गया। तो ये अधिक ऊंचाई का जाने का मतलब क्या हो गया, ये साउंड को लाउड कर दिया, इसमें लाउडनेस आ गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, सॉफ्ट हो गया। आवाज़ समझ गए ना। अब फ्रीक्वेंसी पर क्या डिपेंड था, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो आवाज़ में श्रिलनेस आएगी, है ना, श्रिलनेस आएगी। तो अधिक नंबर पर श्रिलनेस आती है, श्रिलनेस आ जाती है मतलब आवाज़ पतलापन हो जाएगा, और कम फ्रीक्वेंसी हुआ तो उसमें आवाज़ में भारीपन आ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड अधिक हुआ और ऊपर तक गया, है ना, मोबाइल में आप लोग देखोगे साउंड रिकॉर्डर में, है ना, उसमें बोल के देखोगे, रिकॉर्ड करके देखोगे, दिख जाएगा वहाँ पर, तो ऊपर तक चला गया मतलब लाउड है। जब कम ऊपर तक गया मतलब धीमा आवाज़ है, सॉफ्ट आवाज़ है। जितना लाउडनेस अभी मेरी आवाज़ है, मैं बोल रहा हूँ, तो ये जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ तो ये आपकी जो है सॉफ्ट आवाज़ हो गया, और जैसे ही मैं इस तरह बोल रहा हूँ तो वो आपकी लाउडनेस हो गई। समझ में आ गया। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड घटेगा लाउडनेस घटेगा। अगर पिच की बात करेंगे हम लोग तो उसमें अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो पिच घटेगा। ठीक है, अब दो बातें ध्यान रखिए। कोई बच्चा होता है काफ़ी जल्दी बोलता है, जैसे यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या हुआ, हमारा वाइब्रेशन जल्दी हो रहा है ना, वाइब्रेशन जल्दी हो गया, यहाँ पर वाइब्रेशन बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेशन जल्दी हो गया। और भाई अगर इस तरह बोला जाए, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये तो जनरल हो गया, जनरल में ऐसे चल रहा है। जहाँ तेज़ी से बोलोगे वाइब्रेशन अधिक हो जाएगा, जहाँ जोर से बोलोगे एम्पलीट्यूड अधिक हो जाएगा।
ठीक है, ये बातों को ध्यान रखोगे, याद करने की जरूरत नहीं है। लाउडनेस देखिए, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, इट मेजर द एनर्जी रीचिंग द ईयर पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी हमारे कानों तक पहुंच रही है। मतलब अगर ज़्यादा जोर से बोलोगे, लाउड बोलोगे तो आवाज़ जल्दी पहुंच जाएगा, धीमा बोलोगे तो आवाज़ धीरे धीरे जा रहा, एनर्जी तो लॉस होता है ना भाई, एनर्जी लॉस होता है। जैसे जैसे जा रहा पार्टिकल्स आगे, उसकी एनर्जी लॉस होते चली जा रही है ना, पार्टिकल्स से। इसलिए दूर तक बोलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, लाउड आवाज़ में बुलाते हैं, चाहे हम लोग पुरुष हो या महिलाएं हो। लाउड में एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, सॉफ्ट में एम्पलीट्यूड घटेगा। जल्दी जल्दी बोलना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, धीमे धीमे बोलना है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। अगर आवाज़ में भारीपन है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, आवाज़ पतला है, श्रिलनेस है तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता। भाई आवाज़ का भी गुण होता है, बिल्कुल होता है। किसी किसी की आवाज़ जो है अच्छी नहीं लगती है। हम लोग बोलते हैं ना, कौवे की आवाज़ देखिए क्या है, कानों को प्यारा नहीं है, दैट इज़ क्या है, वो तो शोर है। वो क्या है, शोर है, नॉइस है। जो आवाज़ कानों को प्यारा लगेगा दैट इज़ म्यूजिक, है ना। म्यूजिक होगा तभी तो आप सुनोगे, शोर होगा तो बंद कर दोगे, है ना। अगर किसी गाने को अधिक फ्रीक्वेंसी में बजाया जाए तो वो शोर हो जाएगा, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चलेगा तो म्यूजिक हो जाएगा, है ना। क्वालिटी को बताएगा। अब क्वालिटी में देखिए, आपके परिवार में मान लीजिए 4 पुरुष है, 4 मेल है, ठीक है। अब मैंने तो कहा कि मेल की आवाज़ अलग होती है, फीमेल की आवाज़ अलग होती है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। अब 4 मेल पुरुष है, अगर आप इस कमरे में बैठे हो, दरवाज़ा बंद है और बाहर से कोई पुरुष आपके घर का मेंबर जो है आवाज़ दे रहा है दरवाज़ा खोलो, तो क्या आप पहचान पाओगे कि नहीं? क्या हमारा भैया बोल रहा है, हमारे पिताजी बोल रहे हैं, अंकल जी बोल रहे हैं या दादाजी बोल रहे हैं? जल्दी बताइए, आवाज़ पहचान लोगे कि नहीं आप? बिल्कुल पहचान लोगे, क्योंकि वहाँ पर उस आवाज़ से आप परिचित होते हैं। सभी की आवाज़ अलग अलग तरह की होती है, यानी साउंड की क्वालिटी जो है वो अलग अलग होती है। भाई कौवा भी बोलता है, कोयल भी बोलता है, कोयल की आवाज़ मधुर लगती है, अच्छी लगती है, म्यूजिक है। तो क्वालिटी क्या बताता है, किस प्रकार का साउंड है। क्वालिटी क्या बताएगा, वो साउंड किस प्रकार का है, 2 साउंड में भेद बताएगा, डिफरेंसेस बताएगा। इट इज क्वालिटी ऑफ साउंड विच डिपेंड ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश 2 साउंड डिफरेंट पीच और लाउडनेस। अब पीच का मतलब तो समझा ही दिया, है ना। अब महिलाएं हैं जो जल्दी जल्दी बोल रही है, कोई धीमे धीमे बोल रही है, पुरुष है लाउडली बोल रहा है, धीमा बोल रहा है, तो वो जैसे भी बोल रहा है उसमें जो डिफरेंसेस होगा, किसकी आवाज़ है, कौवे की है, कोयल की है, अंकल के हैं, दादाजी के हैं, बड़े भैया के हैं, किसकी आवाज़ है। आवाज़ को जो पहचानने में मदद कर रहा है, साउंड की उस प्रॉपर्टी को, उस क्वालिटी को हम लोग क्वालिटी या टिम्बर कहेंगे। इट इज़ क्लियर? क्लियर हो गया। चलिए, अब बात हो रही है कि अब 2 तरह की हम आवाज़ हम लोग ले लेते हैं ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, 2 तरह का आवाज़ हो गया। अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो गया, एक में फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, दूसरे में क्या है तो फ्रीक्वेंसी अधिक है। तो जब एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी होगी, याद रखेंगे, जब एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी चल रही होगी, एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी चल रही है, दैट इज कॉल्ड टोन। ठीक है, टोन, एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी चल रही है, टोन। अब दोनों फ्रीक्वेंसी को मिला दीजिए, ऐसे जल्दी जल्दी चल रहा है, फिर धीमा धीमा चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, धीमा धीमा चल रहा है। या फिर आप करें एक सॉफ्ट आवाज़ और एक लाउड आवाज़, दोनों मिक्स कर दीजिए, सॉफ्ट आवाज़ फिर लाउड आवाज़, सॉफ्ट आवाज़ फिर लाउड आवाज़, इस तरह मिक्स कर दीजिए। या फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, या तो हेवी या फिर स्टिलनेस मिक्स कर देंगे। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जब वाइब्रेशन होंगे तो उसको नोट कहेंगे, और सिंगल टाइप ऑफ वाइब्रेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे क्या बोला मैंने, टोन। ठीक है, तो टोन और नोट दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गई। चलिए, ये आपकी क्या थी, तो ये आपके साउंड के प्रॉपर्टी, साउंड के प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
कुछ और बातों को जानेंगे। वीडियो मैं काफ़ी छोटा ही बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी समस्या ना हो। छोटे छोटे पार्ट में बांट के पढ़िए, आसानी होगी पढ़ने में, है ना। थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझेंगे। एक साथ अगर लॉन्ग वीडियो बना दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करेंगे, स्किप कर करके पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियो हैं, आसानी से आप कर सकते हो। तो आगे हम लोग जो है साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे है उसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, टकरा कर वापस आना। मतलब आपने गेंद को थ्रो किया वॉल में और वॉल से टकरा कर गेंद वापस आया, है ना। तो इसी तरह लाइट भी वापस आता है, इसी तरह साउंड भी आता है, जिसको आप लोग इको कहते हैं। इको होता है ना कि एक बार मैंने बोला हेलो 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 आया, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और क्या करना है, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।